मेरी जीतने की जिद है और मुझे खुद को ही हराना है। मैं दुनिया की भीड़ नहीं, मेरे अंदर एक जमाना है। मैं हूं राजन और लाया हूं आपके लिए वीडियो जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे 30 साइंस के एडवांस क्वेश्चंस की, जिनके आंसर रहेंगे वन वर्ड, और उनको मैं डीपली डिस्कस करूंगा आपके साथ। दिस इज फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ लेट्स टॉक साइंस सीरीज। इसके बाद क्या है, और भी क्वेश्चंस आने वाले हैं और भी वीडियो लेक्चर्स आने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। इस वीडियो को देखें, अंत तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहां लिखा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन रिफर्स टू दोज टू सॉल्यूशंस व्हिच हैव। किसे कहोगे आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन? उसको समझने से पहले हमें दो तीन टर्म्स हैं, उनको समझना होगा। पहली है डिफ्यूजन, दूसरी है ऑस्मोसिस। इसके बाद क्या आप बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। डिफ्यूजन क्या होता है? अब यहाँ पर दो डायग्राम्स हैं, इनसे आप समझते हैं। डिफ्यूजन होता है जब क्या है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल जाएं हाई टू लो कंसंट्रेशन। अब ये देखिए, सॉल्यूट क्या होता है? आपने ये पानी था आपके पास और इसके अंदर आपने मान लीजिए डाल दिया नमक, तो ये बनेगा एक सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा क्या है, जिसकी क्वांटिटी कम है वो हो गया सॉल्यूट, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वो हो जाता है सॉल्वेंट। अब देखिए, आपने नमक डाला, नमक एक जगह पर इकट्ठा हो गया, इसकी कंसंट्रेशन यहां पर ज्यादा हो गई। अब ये क्या करेगा, यहां से फैलना स्टार्ट कर देगा। कहां जाना स्टार्ट कर देगा? जहां पर इसको खाली गैप मिल रहे हैं पार्टिकल्स के बीच में। किसके पार्टिकल्स? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह है वहां पर ये भर जाएगा, यानी कि वहां पर ये चला गया। कौन जा रहा है? सॉल्यूट के मॉलिक्यूल जा रहे हैं जहां पर उसकी हाई कंसंट्रेशन थी। हाई से किस तरफ? लो कंसंट्रेशन। जो हिंदी मीडियम वाले लोग हैं वो कंसंट्रेशन को समझ सकते हैं मात्रा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, यहां पर क्या स्टेबल हो गया? यहां पर इक्विलिब्रियम, यानी कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई कि ये जो सॉल्यूट था एक जगह पर इकट्ठा रह करके नहीं, दूसरी सारी जगह पर बराबर मात्रा में ये फैल गया। इस स्टेट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखिए, मैं बताऊं अगर कोई भी कंसंट्रेशन, मैं कह देता हूं कि 10 ml पानी में 2 ग्राम क्या है, 10 ml पानी में 2 ग्राम नमक है, ठीक है। अगर ये पानी 100 ग्राम है तो इसमें नमक कितना होगा? इसके अकॉर्डिंग ये बढ़ जाएगा, यानी कि 20 ग्राम हो गया। तो हर एक 10 ml में कितना आ रहा है? 2 ग्राम। तो ये कंसंट्रेशन की बात हुई। अब यहां पर देखो, अगला डायग्राम क्या बताता है। यहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन देखो, इस साइड और एक इस साइड, इसके बीच में एक दीवार है। ये दीवार क्या ऐसी है? परमिएबल है, सेमी परमिएबल। कुछ मटेरियल्स को ये जाने देती है, कुछ को रोक लेती है, ठीक है। मेम्ब्रेन कह सकते हैं, छाननी, ठीक है। हमारे आरओ के अंदर मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो क्या है, रोक लेती हैं मटेरियल्स को और पानी को साफ कर देती हैं। तो यहाँ पर क्या है, दो साइड्स हैं, एक साइड पानी यहाँ पर मौजूद है, एक साइड यहाँ, इसके बीच में एक मेम्ब्रेन लगी हुई है। अब देखा जाए तो यहाँ पानी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, उसके अंदर क्या है, जो सॉल्ट डाला गया या जो भी कुछ है, रेड कलर के मॉलिक्यूल्स के रूप में दिखाया गया है, एटम्स के रूप में, वो क्या है, कम है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये मान लेते हैं आप 50 ml पानी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इसके अंदर नमक लगा लीजिए, यहाँ 2 ग्राम है। इधर देखा जाए तो इधर क्या है, इधर भी क्या है, 50 ml पानी है और इसकी तरफ क्या है, नमक पड़ा है ज्यादा मात्रा में, 2 ग्राम से ज्यादा है, ठीक है। हमने क्या करना है, दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम करनी है। किसकी? सोल्यूट की। सोल्यूट बराबर हो जाए, यानी कि 2 ग्राम 10 ml के अंदर। ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं, आप समझने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा, पानी को इधर जाना पड़ेगा, ठीक है। पानी यहां पर मूव करेगा। पानी का मूव करना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूव करना, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी सॉल्यूशन में, उसका मूव करना फ्रॉम द लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन, वहां से जहां पर सॉल्यूट की मात्रा कम है वहां से जाना किस तरफ? जिस तरफ सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब देखा जाए, एक पौधा है, पौधा जमीन से पानी किस वजह से लेता है? ऑस्मोसिस की वजह से ही लेता है, ठीक है। ऑस्मोसिस की वजह से ही वो पानी को ले पाता है। और उसके अंदर जो गैसेस हैं वो गैसेस जाती हैं डिफ्यूजन की वजह से। बाहर डिफ्यूजन ज़्यादा पानी गैसेस ज़्यादा होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो एक पत्ते के अंदर क्या है, डिफ्यूजन से गैस चली जाती है। बट जड़ों के अंदर पानी कैसे जाएगा? पानी जाएगा ओस्मोसिस प्रोसेस से। तो इसको समझने के लिए इसके आगे ओस्मोसिस के 2 टाइप होते हैं, ठीक है, एंडो ओस्मोसिस एंड एक्सो ओस्मोसिस। इसको समझने से पहले यहां पर देखते हैं, यहां पर 3 सॉल्यूशन दिए गए हैं, ठीक है। अब 3 सॉल्यूशन हैं, कैसे? हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक की यहां बात हुई है। आइसोटोनिक क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर, मान लीजिए आपने ये सेल रख दिया, ये सेल है हमारा, ब्लड सेल है, ठीक है, रेड ब्लड सेल है। अगर तो कंसंट्रेशन किसकी, पानी की, बाहर सेल के और अंदर सेल के सेम है, तो वो सॉल्यूशन रहेगा आइसोटोनिक।
अगर मान लीजिए पानी की मात्रा सेल के अंदर ज्यादा थी तो क्या होगा, सेल के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है एक, वो मेम्ब्रेन क्या करेगी, अंदर वाले पानी की कंसंट्रेशन को, अंदर जो पानी की मात्रा ज्यादा है उसको बाहर लाएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम बनाना है। अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं सेल के, और बाहर जो सेल के मीडियम है जिसके अंदर सेल को आपने रखा है, उसके अंदर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेम करनी है, तो पानी क्या है, बाहर आ जाएगा सेल से, तो सेल हो जाएगा श्रिंक। आप देख सकते हो पहले के अंदर सेल हो गया श्रिंक, क्योंकि इसके अंदर से पानी बाहर चला गया। अब आइसोटोनिक के अंदर क्या होगा, जितना पानी जा रहा है उतना बाहर भी आ रहा है, ठीक है, जितना पानी बाहर से अंदर जा रहा है उतना ही सेल से बाहर आ रहा है, तो यहां पर नेट फ्लो जो होगा वो बराबर रहेगा, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन इसे कहते हैं। हाइपोटोनिक के अंदर क्या था, बाहर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है और अंदर सेल के कम है, तो मतलब क्या हुआ इसका, अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, तो बाहर वाला, अंदर पानी कम है अंदर सॉल्यूट ज्यादा है, तो बाहर से पानी सेल के अंदर जाना स्टार्ट कर देगा, तो सेल के अंदर जाएगा तो सेल हो जाएगा ब्रस्ट, फट जाएगा, ठीक है। तो इसको आप क्या है, इसके बाद देखें ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इससे पहले देख लेते हैं एक्सो ऑस्मोसिस और एंडो ऑस्मोसिस। अगर ऑस्मोसिस के अंदर लिक्विड पानी अंदर जा रहा है किसी सेल के तो दैट इज एंडो ऑस्मोसिस, एग्जिट हो रहा है तो उसे कहते हैं एक्सो ऑस्मोसिस, ठीक है, सॉल्वेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए यहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी है, हुआ क्या, इस तरफ प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, इधर सॉल्यूशन है। अब क्या हुआ, इधर से पानी क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इधर जाने लग गया। अगर मैं चाहता हूं कि इसको रोक दूं, इस मतलब मूवमेंट को सॉल्वेंट पार्टिकल्स के रोकना चाहता हूं, तो मुझे इस पाइप वाली साइड प्रेशर लगाना पड़ेगा, दाब लगानी पड़ेगी। तो जिस दाब को लगाने पर ये क्या है, फ्लो रुक जाए, ओस्मोसिस रुक जाए, उसे कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो अभी क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसी क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन था आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, जब क्या है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है, एक सेल के अंदर से भी और सेल के बाहर से भी। सेल नहीं, कोई और भी एग्जांपल लगा लो, कोई और सिस्टम है जिसके अंदर से पानी बाहर जा रहा है और बाहर से पानी अंदर आ रहा है, तो दोनों साइडों से ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो क्या है ना, तो पानी अंदर जा पाएगा, मतलब जितना जाएगा उतना बाहर आ जाएगा, तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं मोलर कंसंट्रेशन को, ठीक है, किसके साथ, गैस कांस्टेंट के साथ और टेम्परेचर के साथ, तो ये बन जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू MRT, ठीक है, MRT, ठीक है। तो ये आप जस्ट याद कर लें और कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेम द मेटल विच इज जनरली मिक्सड विद गोल्ड टू मेकिंग ऑर्नामेंट्स, तो दिस इज कॉपर। कॉपर क्या है, एक ऐसी मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 29, तो 29 है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने होंगे, 29। तो आपको पता होगा एटॉमिक मॉडल, मॉडल के अंदर क्या होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, रिवॉल्व करते हुए क्लाउड्स के रूप में कह सकते हैं आप। इसके न्यूक्लियस में क्या होगा, इसमें प्रोटॉन्स पाए जाएंगे, प्रोटॉन्स कितने होंगे, 29। इन प्रोटॉन्स की वजह से ही क्या है, इसकी क्या है संख्या डिसाइड होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर, इसको क्या कह दिया जाता है, 29th एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और कॉपर सबसे पुरानी क्या है, अज्ञात मेटल है, ज्ञात मेटल, इसको क्या है 5100 BC से हम जानते हैं, ठीक है। तो ये पहली मेटल है जो इंसानों को पता थी। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका जो एटॉमिक मास है, इसके एटम का जो मास है वो है 63.5, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है गलनांक, जिस पर कोई चीज पिघल जाती है, वो है 1085 डिग्री सेल्सियस। आप ये कुछ फैक्ट हैं, ये याद कर लेना, नोट कर लेना। पहली मेटल थी जो इंसानों को पता थी, और ये तीसरी सबसे ज्यादा मेटल है जिसको आप इंडस्ट्री में यूज करते हैं। आयरन और एल्यूमिनियम का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उसके साथ साथ किसका यूज करते हैं आप, कॉपर का। कॉपर के अंदर क्या होंगे, 29 प्रोटॉन होते हैं, तो 29 प्रोटॉन वाले जो एटम है ना, करीब करीब 35 तरह के हैं, और इसमें से इनको आप क्या कह देते हैं, इनको कह देते हैं आइसोटॉप्स, ठीक है, आइसोटॉप्स, ठीक है। आप याद रखें आइसोटॉप क्या होते हैं, ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक, ठीक है, एटम में जो संख्या होती है प्रोटॉन्स की सेम रहती है, और साथ में क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन, और चारों तरफ कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो जितने प्रोटॉन होते हैं, यानी कि 29 प्रोटॉन है तो 29 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन की संख्या अलग हो सकती है। अब किसी भी एटम के अंदर 29 प्रोटॉन है तो वो बन गया क्या, कॉपर। अब न्यूट्रॉन की संख्या मान लो 31 हो, तो 29 और 31 दोनों मिल करके उसका मास कर देंगे 60, ठीक है।
ठीक है, जो टोटल नंबर हो गया मास नंबर हो गया 60, टोटल जो जोड़ होता है उसे कहा जाता है मास नंबर, ठीक है, वो हो गया 60। ठीक है, अब कईयों के अंदर ये 29 प्रोटॉन और 29 ही न्यूट्रॉन होंगे तो वो 58 हो गया। न्यूट्रॉन ज्यादा अफेक्ट नहीं करता, उन्हें मास नंबर आप कहते हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से एक एटम का मास होता है। ठीक है, दैट्स दिस इज कॉल्ड मास नंबर। अब कॉपर को क्या है, आप हम मिक्स करने लग गए थे किसके साथ, टिन के साथ। करीब करीब ये 3300 बीसी की बात है। इस एज को, इसके बाद की जो टाइम है उसे कहा जाता है ब्रॉन्ज एज। ठीक है, जो हिस्ट्री के लोग हैं वो जानते हैं ब्रॉन्ज एज क्या होती है। जब क्या है, आप ब्रॉन्ज को डेवलप कर लिया था हमने, एलॉय डेवलप कर ली थी। एलॉय क्या होती है, मिश्र धातु। जब एक मेटल को नॉन मेटल से मिला दो, एक मेटल को दूसरी मेटल से मिला दो, तब क्या है ये बनती हैं। कॉपर को मिक्स किया गया टिन से तो क्या बना, ब्रॉन्ज। ठीक है, थोड़ी हाई क्वालिटी की ये हो जाती है, इसकी प्रॉपर्टीज कुछ बदल जाती हैं और आप इसको अलग अलग रूप में इसको यूज कर लेते हैं। तो मैं अगर आपको कॉपर के बारे में थोड़ा और दिखाऊं तो क्या है, यहां पर देख सकते हो कॉपर को लिखेंगे कैसे। इसका क्या है, जो कॉपर का जो सिंबल है दैट इज CU। ठीक है, CU, इसमें दो अल्फाबेट्स हैं, C बड़ा आएगा और U क्या आएगा, छोटा आएगा। ठीक है, इसके बाद इसका एटॉमिक नंबर मैंने बता दिया 29 है। उसके बाद इसका सिंबल क्या है, CU। इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 29। इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, 29। न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, अलग हो सकती है। अगर अलग पाए जाते हैं तो वो उसके टाइप हो जाएंगे, यानी कि आइसोटॉप्स हो जाएंगे। ठीक है, इसमें से दो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, एक होता है 63 और एक है 65। ठीक है, क्या होगा, अगर सेंटर में 29 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन कितने बचेंगे, 34 हो गए, तो इसका एटॉमिक मास नंबर कितना हो गया, 63 हो गया। अगर इसके बाद ये 29 के बाद ये 36 न्यूट्रॉन रखे तो ये क्या हो जाएगा, इसका मास नंबर 65 हो गया। 33 और 65, 63 वाला सबसे ज्यादा पाया जाता है, 63 नॉट 33, 63 वाला करीब करीब 69% पाया जाता है कुदरत में। ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म है किसकी, कॉपर की। ठीक है, ये आप याद रख लें। इसके बाद आप बात करते हैं किसकी, अगला जो क्वेश्चन है दैट इज थर्ड वन। ठीक है, थर्ड वन क्वेश्चन है, विच लॉ स्टेट्स दैट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, यानी कि टेम्परेचर ना बढ़े किसी सिस्टम का, द वॉल्यूम ऑफ डेफिनेट मास ऑफ अ गैस, एक गैस है उसको आपका टेम्परेचर उसका इंक्रीज नहीं कर रहे। ठीक है, क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझ लो। ठीक है, आपके पास एक सिस्टम है, मान लीजिए ये गैस कंटेनर है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर ये एक मान लो ये हैंडल है, इसके अंदर यहां गैस भरी हुई है। आप इस पिस्टन को दबाओ तो क्या होगा, गैस क्या है, इकट्ठा होने लग जाएगी। ठीक है, इसका टेम्परेचर आप नहीं बदल रहे, आप इसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हो, टेम्परेचर वही रख रहे हो। इसका मास क्या है, आपने डेफिनेट लिया है, फिक्स रखा है। इसने जो एरिया पहले क्या है, घेर रखा है, वो इसका होगा वॉल्यूम, यानी कि आयतन। ठीक है, जो जगह इसने घेर रखी है वो वॉल्यूम है। अब इसको पिस्टन को दबाने लग जाओ तो इसके पार्टिकल नजदीक आने लग जाएंगे, इसका क्या होगा, वॉल्यूम कम होने लग जाएगा। तो जैसे ही आप क्या कर रहे हो, जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, क्या कम होने लग गया, वॉल्यूम उल्टा चलने लग गया। तो इस साइन को कहा जाता है प्रोपोर्शनल का साइन, अनुपात, हिंदी में कहते हैं अनुपात। तो एक चीज बढ़ा रहे हो दूसरी कम हो रही है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक चीज बढ़ा रहे हो तो दूसरी भी बढ़े, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो प्रेशर बढ़ाया जाए तो वॉल्यूम कम हो रहा है, दिस इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है बॉयल्स लॉ। ठीक है, इसे आप याद रखें, बॉयल्स लॉ। ठीक है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, तो इसको किसने दिया था, रॉबर्ट बॉयल ने। और कब दिया था, 1962 के अंदर। ठीक है, ये एक और साइंटिस्ट थे इसके जिनका नाम था एडमी मैरियट। ठीक है, इन्होंने 1676 के अंदर थोड़ा सा आइडिया दिया था बट प्रूफ नहीं कर पाए, तो इसको मैरियट्स लॉ भी कहा जाता है। बट अपना नाम क्या है इस लॉ का, दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। उसके बाद BOYLES। ठीक है, बॉयल्स लॉ। गामा रेज वर डिस्कवर्ड बाय पॉल विलियर्ड। ठीक है, गामा रेज क्या है, किसने डिस्कवर की, ये डिस्कवर की किसने, पॉल विलियर्ड ने। तीन तरह की रेज की आप बात करते हैं। ठीक है, ये कौन था पॉल विलियर्ड, ये मैं आपको बता दूं, ही वॉज फ्रेंच, फ्रांस से था। ही वॉज केमिस्ट, केमिस्ट्री पढ़ने वाला, एंड फिजिसिस्ट, फिजिक्स की नॉलेज रखने वाला। पॉल विलियर्ड, VILLARD। ठीक है, पॉल विलियर्ड। ठीक है, इसने गामा रेज के बारे में बताया।
ये स्टडी कर रहा था किसके बारे में, रेडियम के बारे में। रेडियम क्या है, एक आप कह सकते हैं रेडियो एटॉमिक एलिमेंट है, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। उसकी स्टडी कर रहा था, तो उसने रेडिएशन वहां देखी, कुछ रेज वहां से निकल रही थी, उसको स्टडी किया, तो उसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी थी कि वो पेनिट्रेट कर पा रही थी, बहुत सारी चीजों में से पास निकल जाती थी। तो उसकी इस प्रॉपर्टी को क्या है, स्टडी किया गया, और इसको रदरफोर्ड ने बाद में नाम दिया, इसको क्या नाम दिया गया, गामा रेज, क्योंकि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर, पार करने की क्षमता ज्यादा थी। रेज क्या है, पार्टिकल्स हैं जो मूव करते हैं, ठीक है, ट्रेवल करते हैं एक वेव के रूप में, तरंग के रूप में। वो क्या है, अगर पास कर जाए, ठीक है, किसी चीज को पास कर सकते हैं, किसी को नहीं कर सकते। तो गामा रेज क्या थी, गामा रेज पास कर गई थी किसके अंदर से, जो हैवी मटेरियल्स हैं उनके अंदर से भी, इंसानों की बॉडी के अंदर से भी पास कर जाती हैं, और इतना बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं ये कि वो क्या है, इंसानों का बोन मैरो, जिसके अंदर हमारे रेड ब्लड सेल बनते हैं, उसको भी क्या है, खत्म कर सकती हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर है लेड ब्लॉक, इसके अंदर एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा गया है, रेडियोधर्मी तत्व, सब्सटेंस होता है तत्व। यहाँ अब जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, वो धीरे धीरे टूट जाते हैं, ठीक है, जैसे यूरेनियम, ये रेडियम, ठीक है, 20 है 118 में से, ठीक है, 118 तरह के एलिमेंट्स के बारे में, तत्वों के बारे में हमें पता है, उसमें से कुछ 20 सिंथेटिक हैं, उनमें से बहुत सारे क्या है, रेडियो एक्टिव हैं, ठीक है। और वैसे यूरेनियम वगैरह इनकी बात करें आप, ठीक है। तो इसके बाद यहां पर देखिए, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखा गया लेड ब्लॉक के अंदर, इसके अंदर यहां पर एक ओपनिंग रखी गई है जहां से रेज बाहर निकल सकती हैं। ये किस तरह की रेज निकाल सकता है, बीटा रेज, गामा रेज और अल्फा रेज, 3 तरह की रेज यहां पर बताई। अल्फा रेज, अल्फा को इस तरह लिखेंगे, बीटा को इस तरह लिखेंगे, और गामा को इस तरह लिखेंगे। तो गामा पर कोई चार्ज नहीं है, बीटा पर पॉजिटिव था, नेगेटिव था, वो चली गई पॉजिटिव की तरफ। इसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रिकली जो चार्ज प्लेट्स हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, फोटोग्राफिक प्लेट रखी गई है, जिसके ऊपर क्या है, जाकर के क्या है, ये पैटर्न सा बना देंगी। अब जो अल्फा रेज हैं, इनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये मुड़ गई इस तरफ, ठीक है। इसके बाद क्या है, बात करेंगे आप रदरफोर्ड गोल्ड इसकी एक्सपेरिमेंट की। इसके अंदर अगला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं वो है विच इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5th, जे थॉमसन इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जे थॉमसन एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने 1857 के अंदर, 97 के अंदर, 97 के अंदर वो स्टडी कर रहे थे कैथोड रे के बारे में। कैथोड रे क्या होती हैं, ऐसी रेज जिनके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। एक ट्यूब बनाई गई थी जिसे कहा जाता है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए, ठीक है, जिनके बीच में क्या सेट किया गया, मान लीजिए एक इलेक्ट्रोड इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, और इसके अक्रॉस क्या है, बहुत ज़्यादा पावरफुल करंट लगा दिया। यहाँ पर इस ट्यूब के अंदर खाली जगह क्रिएट कर दी गई, वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया, ठीक है, और यहाँ पर कुछ स्पेशल गैस डाल दी गई जिसके अंदर क्या थे, एटम मौजूद होंगे। अब उन एटम से क्या निकलने लगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे, और वो नेगेटिवली चार्ज क्या है, पार्टिकल क्या है, रेज क्या है, मूव करने लग गई, जिन्हें का नाम दिया गया कैथोड रेज। वो कैथोड वाली साइड से पैदा हो रही थी, ठीक है, दैट्स वाई नाम दिया कैथोड रेज, ठीक है। और किसने इसके बारे में बात की, इंग्लिश साइंटिस्ट, यानी कि इंग्लैंड से था और फिजिसिस्ट था, फिजिक्स पढ़ने वाला जे थॉमसन, ठीक है। 1897 के अंदर कैथोड रेज के बारे में बताया। यही ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब यूज होती है पुराने टीवी के अंदर। अगर आपने टीवी को खुला हुआ देखा हो तो उसके अंदर स्क्रीन है जो, उसके पीछे एक ट्यूब है, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, CRT, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। अगर आप मैं अगर बताऊं, इस इलेक्ट्रॉन का जो मास है हाइड्रोजन का 1830वां हिस्सा है, हाइड्रोजन आयन का, ठीक है। इसकी स्पीड लाइट से कम होती है, ठीक है। इसके बारे में ये कुछ फैक्ट हैं। और कैथोड रे को इसकी स्टडी क्या है, हो गई थी स्टार्ट 1854 के अंदर, और इसके बारे में बात आया किसने, ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया वो बताया जे थॉमसन ने, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखते हैं 17th, वाटरमेलन मॉडल, नहीं 6th, विच इक्वेशन एक्सप्लेन द डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना था कि वो उसका नेचर कैसा है, कि वो पार्टिकल नेचर का है या वेव नेचर का है, यानी कि वो वेव की तरह मूव करता है, ठीक है, वो ट्रेवल करता है, या क्या उसके पास पार्टिकल नेचर है। तो उसको दिखाया गया फ्रेंच फिजिसिस्ट के द्वारा। उसने बताया, एक इक्वेशन थी जिसको ब्रोगली इक्वेशन कहा जाता है।
आप यहां पर नाम याद रखें, फ्रेंच, यानी कि वो फ्रांस से था 1924 के अंदर, फ्रेंच फिजिसिस्ट, फिजिक्स पढ़ने वाला बंदा, फिजिक्स की जानकारी रखने वाला बंदा, लुइस डी ब्रॉगली। उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन के पास दोनों दोनों गुण हैं। पहला गुण कौन सा? वेव वाला, और दूसरा पार्टिकल वाला। वेव और पार्टिकल क्या होता है? वेव आपको पता है, तरंग, ठीक है, इस तरह भी मूव करेगा, और इसके पास पार्टिकल का नेचर भी है, यानी कि पार्टिकल जैसे सॉलिड करेक्टर आप कह सकते हैं, वो भी है उसके पास, ठीक है, कि उसकी छाया छाया वगैरह से वो उसको प्रूफ किया गया कि वो छाया बना पा रहा है या नहीं। डी ब्रॉगली ने एक इक्वेशन दी, ठीक है, जिसे कहा जाता है डी ब्रॉगली इक्वेशन, जिससे ये प्रूफ हो पाया कि क्या है, एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन के पास दोनों तरह के गुण हैं, यानी कि उसका नेचर कैसा है, डुअल नेचर है। तो डी ब्रॉगली की पिक्चर आप यहां देख सकते हो, उसका वहां पर क्या बताया, इसकी वजह से उसको क्या है, उनको क्या है, नोबेल प्राइज भी दिया गया, हाईएस्ट जो अवार्ड है अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है, फिजिक्स के क्षेत्र में उनको मिला 1929 के अंदर। उन्होंने क्या है, एक इक्वेशन दी जो यहां पर क्या है लिखी हुई है, लैम्डा इज इक्वल टू, जिससे आप क्या है वेवलेंथ ढूंढ सकते थे, किसकी वेवलेंथ ढूंढ सकते थे, वेरी स्मॉल पार्टिकल जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन, उसकी वेवलेंथ क्या होती है, एक वेव की लेंथ। मान लीजिए कोई पार्टिकल इस तरह मूव कर रहा है, पानी भी आपने देखा होगा, पानी इस तरह मूव करता है, जब पत्थर फेंको आप उसमें, पानी के पार्टिकल, यहां से उसका यहां तक जाना, एक हिस्सा पूरा हो गया, दिस इज कॉल्ड वेव। इस वन वेव की लेंथ होती है जो वेवलेंथ है। अब इलेक्ट्रॉन काफी तेजी से मूव करता है, इसकी वेवलेंथ आप कैसे निकालोगे? उसने एक्सपेरिमेंटली ये करके बताया, एक फॉर्मूला निकाला, जिसे क्या नाम दिया गया, H/mv। m क्या है, मास उस पार्टिकल का, v क्या है, उसकी वेलोसिटी यानी कि स्पीड, ठीक है, h क्या है, एक प्लैंक कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है जिसको नाम रखा गया है प्लैंक्स के नाम पर। इसके लिए क्या है, इस इक्वेशन को क्या है याद रखना है आपने, कुछ भी नहीं है, डुअल नेचर किसने बताया, इलेक्ट्रॉन का दो दो नेचर है उसके पास, वेव का भी पार्टिकल का भी, दोनों गुण हैं, दोनों गुण को किसने बताया इलेक्ट्रॉन के बारे में, लुइस डी ब्रॉगली, ठीक है। तो यहां पर देखिए पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन वेव क्या है दिखा रखी है, इलेक्ट्रॉन ऐसे वेव के रूप में मूव कर रहा है, और ये सर्कल दिखा रखा है, इसके सेंटर पर क्या रहेगा, न्यूक्लियस, ठीक है। तो दिस इक्वेशन इज डी ब्रॉगली इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv, ठीक है। तो एवरी मूविंग पार्टिकल के पास क्या होता है, नेचर होगा कैसा, वेव के जैसा, जिसके जैसे इलेक्ट्रॉन के पास है, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव मोर लाइकली वेव ऑन वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग लाइक पार्टिकल, दोनों के तरफ जैसा ये गुण दिखा सकता है, तो डुअल नेचर इसके अंदर हो गया। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। वाटरमेलन मॉडल वॉज गिवन बाय थॉमसन। थॉमसन क्या था, जे थॉमसन, इन्होंने क्या बताया कि उस टाइम इसको क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता था, न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं पता था। न्यूक्लियस के बारे में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट करके बताया, एक एटम में क्या होता है, सेंटर पर न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में तो पता है, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में नहीं पता। तो क्वेश्चन आ सकता है, सबसे पहला सब एटॉमिक, एटम के अंदर पाया जाने वाला, एटम यानी कि परमाणु, परमाणु के अंदर पाया जाने वाला पार्टिकल कौन सा था, सबसे पहले पाया गया जो, ढूंढा गया जो, वो इलेक्ट्रॉन था, जे थॉमसन ने बताया। इसके बाद क्या, जे थॉमसन ने एक मॉडल दिया, एक मॉडल दिया जिसके अंदर क्या था, जिसका नाम था वाटरमेलन मॉडल। उसने कहा कि जो चार्ज है इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो जो चार्ज है दैट इज नेगेटिव, आप कहें इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो जो इसका जो एरिया है, ठीक है, इसके अंदर सारा का सारा पॉजिटिव एरिया है यहां पर, ठीक है। एक वाटरमेलन के अंदर जैसे रेड वाला, तरबूज के अंदर रेड वाला जो हिस्सा होता है, उसी की तरह एटम होता है। उसने कहा कि एटम का स्ट्रक्चर वैसा है, जैसे रेड वाला पोर्शन है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। एक वाटरमेलन को आधा काट लो तो जो रेड वाला पोर्शन दिखेगा वो एक एटम में पॉजिटिव की तरह है, और उसमें जो बीज लगे हुए हैं काले रंग के, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की तरह है, ठीक है। तो प्रोटॉन के बारे में कुछ नहीं पता था, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड थॉमसन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। पुडिंग होती है खीर, एक खीर में जैसे किशमिश बादाम लगे होते हैं, वो किशमिश बादाम मान लीजिए क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, और साइडों में जो एरिया बचा दैट इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। वो आइडिया फेल हो गया क्योंकि दैट वाज नॉट एक्सप्लेनिंग द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। बाद में जैसे डिस्कवरीज होती गई, डिस्कवरीज जैसे क्या है स्टडी की गई, वो बाद में इसको समझ आ गया। तो आजकल जो मॉडल है वो काफ़ी अलग मॉडल है उससे। अगला, चार्ल्स लॉ डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब चार्ल्स लॉ क्या होता है, ये मिलता जुलता है, ठीक है। इसमें क्या रखना है हमें, वॉल्यूम को क्या करना है,
वॉल्यूम किस पर डिपेंड करेगा, किसका, किसी गैस का, किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। अब ये देखा है आपने, अगर आप किसी गैस को गर्म करोगे तो वो फैलेगी कि नहीं फैलेगी। तो वॉल्यूम, अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, ठीक है, प्रेशर को आप ना छेड़ो, कुछ भी ना करो उसको, तो गैस को गर्म करो, वो फैलने लग जाएगी, फैलेगी। उसका फैलना क्या है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, किसकी वजह से बढ़ रहा है, टेम्परेचर की वजह से। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, कौन, वॉल्यूम, किसके, टेम्परेचर के। इसको हटाया जाएगा, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को, अनुपात के साइन को हटाना होता है, इसके लिए लग जाएगा टी के, ठीक है, ये होता है कांस्टेंट। तो इसको के को अगर आप देखें तो ये के आ जाएगा वी बाय टी के इक्वल। तो इसको दिया जैक्स चार्ल्स ने, इसने बताया गैसेस कैसे एक्सपेंड करती हैं जब उनका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए। 1787 के अंदर ये बताया, 1787 के अंदर, ठीक है। पार्टिकल्स को जब आप हीट दोगे गैस के तो वो भागने लग जाएंगे यहां वहां, ठीक है, फैलने लग जाएंगे। इसके बाद हु आउट क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इनटू द मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल में किसने क्या है, डिवाइड किया, किसको, एलिमेंट्स को। अब देखो, पहले मैं बता दूं कि दुनिया पर 118 तरह के एटम पाए जाते हैं। उनके अंदर जो प्रोटॉन मौजूद है ना, उनकी वजह से उनका बिहेवियर क्या है, डिसाइड हो रहा है। जितने प्रोटॉन होंगे उनके चारों तरफ उतने इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, ठीक है। तो अब 118 तरह के एलिमेंट्स को अरेंज करना था, अरेंज किया गया, उनको एक पैटर्न में लाया गया, और उस पैटर्न को कहते हैं पीरियोडिक टेबल। प्रॉपर्टीज की सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बेस पर उनको क्या है, अरेंज किया गया, और उनको अरेंज किया गया तो क्या बन गई, पीरियोडिक टेबल। उस पीरियोडिक टेबल में क्या है, 118 तरह के एलिमेंट्स को अलग अलग तरह की जगह मिली हुई है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो, कुछ हरे दिख रहे हैं, कुछ नीले, कुछ लाइट ग्रीन, कुछ येलो, कुछ क्या है, सैफरन कलर के। अब इनके अलग अलग नेम है, ठीक है। इसमें 4 ब्लॉक हैं बेसिकली, ठीक है। ये है एस ब्लॉक, ये 2 कॉलम है जो, ठीक है। यहां पर है पी, ठीक है, ये है डी, और ये है एफ। इसमें से कुछ चीजें क्या है, मेटल्स हैं। मेटल क्या होती हैं, जिसकी तार बनाई जा सकती है खींच के, जिसके अंदर करंट पास हो सकता है, जिसकी शीट बन सकती है पीटने पर, ठीक है। लोहा, चांदी, तांबा, सोना, ये मेटल्स हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं मेटल्स नहीं है, भंगुर हैं, टूट जाती हैं, कार्बन जैसे, बोरोन, ठीक है। गैसेस हैं कुछ, ठीक है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। अब इनको बताया गया है इसके अंदर। अब देखा जाए तो येलो कलर वाले हैं जो, ये दोनों मेटल्स हैं, येलो और सैफरन, ठीक है। ये एच जो लिखा है ये हाइड्रोजन के लिए लिखा है, ठीक है। इसको अगर आप देखें, इसका एरिया क्या है, 18 तो इसमें कॉलम है, ठीक है। 7 क्या है इसमें, 7 इसमें रोज हैं, ऐसे 7 रो हो गई, 18 क्या हो गए, कॉलम। कॉलम्स को कहते हैं ग्रुप, 18 ग्रुप हो गए। पीरियड, पीरियड ऐसे हैं 7 पीरियड, ठीक है। तो अगर आप देखें तो 7 पीरियड बने हुए हैं, 18 क्या है, ग्रुप्स हैं। तो डाउन द ग्रुप, अक्रॉस द पीरियड, ऐसे आप स्टडी करते हैं इसको। प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग रखा गया है। ये हैं, इनको कहते हैं एल्कली मेटल्स, ठीक है। ये एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ये पी ब्लॉक, ये डी, ठीक है। यहां पर जो ग्रीन से लिखा गया है, ठीक है, ग्रीन से लिखा गया है, ये नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये लाइट ग्रीन कलर है, ये पुअर मेटल्स हैं, ठीक है। मेटल्स के गुण हैं बट पुअर है। और यहां पर जो मेटल्स हैं वो मेटल्स किस कलर के हैं, इस कलर के, ये मेटल्स हैं, ठीक है। ये मेटल्स हैं, ठीक है, ये भी मेटल्स हैं, ये पुअर मेटल्स हैं। अब यहां इंडिकेशंस हैं, ये सारा कुछ बता रही हैं। ये जो सिंबल है, ये नाम है जो AR, ये सिंबल है आर्गन, ठीक है। इसका जो एटॉमिक नंबर, यानी कि इसमें 18 प्रोटॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन अलग हो सकते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिख करके इसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, इसमें 1 प्रोटॉन है और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन इसके पास होता नहीं। तो ये है पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर प्रॉपर्टीज को अलग अलग डिसाइड करके नॉन मेटल, मेटल, इनको अरेंज किया गया है। इनको अरेंज करना क्या है, इसके बारे में बताया लवेजियर ने। कौन सी चीज मेटल में रखी जाए, कौन सी चीज नॉन मेटल में रखी जाए, वो किसने बताया, लवेजियर ने। यहां पर क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो कुछ मैं प्रॉपर्टीज बता देता हूं पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल की क्या है, 18 इसमें क्या है, ग्रुप्स हैं, ठीक है। और पीरियड कितने हो गए, इसमें 7 हो गए। इसके बारे में सबसे पहले किसने डेवलप करना स्टार्ट किया, दमित्री मेंडलीव, इसने डेवलप करना स्टार्ट किया, DMITRI, MENDELIEV
LEEV 1867 में, ठीक है, वो रशिया से था, उसने इसको पहले डेवलप करना स्टार्ट किया। आज जो पीरियोडिक टेबल आप देखते हैं उसे कहा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, आप याद रखें। थोड़ी सी प्रॉपर्टीज बताई है मैंने, मेरा एक सेपरेट लेक्चर पढ़ा है इक्वेशन इसके ऊपर, पीरियोडिक टेबल के ऊपर, वो आप समझ सकते हैं उसको देख के। अगला 10th, NaCl इज फॉर्म्ड, NaCl दिस इज फॉर्मूला, Na सोडियम, ये सिंबल है किसका, सोडियम का। सोडियम एक तरह का एलिमेंट है, तत्व है जो दुनिया में पाया जाता है, ये एक मेटल है, ठीक है। Na उसका सिंबल है। जैसे हमारे सिग्नेचर होते हैं, हमारे सिग्नेचर बताते हैं कि इस बंदे के हैं, ये बंदे से संबंधित है, तो Na लिख दिया तो साइंटिस्ट समझ जाते हैं कि सोडियम की बात हो रही है। वो एटम जिसके अंदर क्या है, 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है, उसके चारों तरफ। तो सोडियम जब मिलता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के अंदर 17 प्रोटॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 17 हो गया। जब ये इससे मिलता है तो ये बनाता है नमक, जो घरों पर आप खाते हैं, खाने वाला नमक, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये जब दोनों एक एटम दूसरे एटम से मिलता है तो वो क्या करता है, बॉन्डिंग बना लेता है, एक रिलेशन बना लेता है और इकट्ठा रहने लग जाते हैं। वो जब ये इकट्ठा रहते हैं तो इनसे जो नई चीज बनी, दो या दो से ज्यादा एटम मिलते हैं तो वो बनाते हैं कंपाउंड। उनका इकट्ठा रहना कहलाता है मॉलिक्यूल। उनका एक मॉलिक्यूल, एक एटम आ गया सोडियम का, एक आ गया किसका, क्लोरीन का, इन्होंने मिलकर बना दिया एक मॉलिक्यूल किसका, सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड क्या है, नमक है, ब्राइन जिसको कहते हैं आप, घर पर खाया जाने वाला नमक, ठीक है, व्हाइट कलर वाला। तो इसके बारे में क्या है, ये कैसा, अब ये जो एटम है, ये एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं ले भी सकते हैं। जब एक एटम के पास मान लीजिए यहां पर प्रोटॉन है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, प्रोटॉन के पास होता है चार्ज पॉजिटिव, इसके पास होता है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करके रखता है। बट कई सर्कमस्टेंसेस में ये क्या है, नेगेटिव छोड़ के जा सकता है। इलेक्ट्रॉन इज नॉट बाउंड टू स्टे विद द प्रोटॉन, वो छोड़ के जा सकता है। जब वो छोड़ के जाएगा तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंस, ठीक है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया तो किसकी संख्या बढ़ जाएगी, प्रोटॉन्स की। अगर 17 प्रोटॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 17 पॉजिटिव 17 नेगेटिव है। अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। जिसके पास जाएगा उसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे, बट उसके पास जाने के बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, उसके पास नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं किसी एटम के पास, तब उन्हें आप आयन कहते हैं, ठीक है। तो आयन क्या कब बनते हैं, जब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, दे दिए जाते हैं और ले लिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को देना और लेना क्यों होता है, क्योंकि एक एटम ने दूसरे एटम के साथ रहना है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे या लेने पड़ेंगे, या क्या है, कॉमन रखने पड़ेंगे, शेयर करने पड़ेंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन्स को देता है या लेता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उनके बीच में एक संबंध स्थापित होता है, रिलेशन स्थापित होती है, जिसे कहा जाता है बॉन्डिंग। वो बॉन्डिंग क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएंगे और लिए जाएंगे, उसे कहते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। आयन बन गए, जिससे इलेक्ट्रॉन चले गए वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, उसके ऊपर वो कैटायन बन गया, जिसके पास आ गए वो बन गया एनायन। कैटायन और एनायन जब आपस में इकट्ठा जुड़ेंगे तो वो एक नया मॉलिक्यूल जब बना रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है, आयोनिक कंपाउंड। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है। कई बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये इसको नहीं देना चाहता, इसके पास इलेक्ट्रॉन पड़ा है, नहीं देना चाहता। बट इनको क्या है, इलेक्ट्रॉन क्यों लेने जरूरी हैं, क्योंकि इनको जो इनके चारों तरफ जो शेल होती है उसमें सेल इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना होता है, ऑक्टेव पूरा करना होता है, यानी कि डुप्लेट पूरा करें, या तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लें या क्या है 8 पूरे कर लें। अगर वो पूरे कर पाए लेकर के या देव करके, तो वो क्या है, स्टेबल हो जाते हैं, टूटते नहीं है। स्टेबल की तुम देखो, हर बंदा स्टेबल होना चाहता है, तो एटम क्यों नहीं होना चाहिए। तो एटम क्या है, शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, रखते भी हैं, कॉमन शेयर भी कर लेते हैं, ले दे भी लेते हैं। तो NaCl क्या है, उसके अंदर क्या है, एक एग्जांपल बन जाता है आयोनिक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, 10 अगली वीडियो में, 10 अगली में। अगर अच्छा लगा है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट जरूर छोड़ें वहां पर, अच्छा या बुरा दैट डज नॉट मैटर, ठीक है। थैंक यू, हैव अ बेटर डे, बेटर लाइफ अहेड। आगे और भी अच्छी इससे वीडियो आने वाली है।